हाय, दिस इज़ टीशू एंड आई वेलकम यू टू दिस प्लेटफॉर्म जहां हम डिस्कस कर रहे हैं अपनी साइंस की सीरीज़ जो कि इम्पॉर्टेंट है सीटेट वाले बच्चों के लिए जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। उन सभी बच्चों के लिए ये जो वीडियो है ये काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। और आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम के हम प्रीवियस से क्वेश्चन करने वाले हैं आज। तो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम का टॉपिक हो चुका है कंप्लीट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है डे 7 वाली तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देख लें और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ओके, प्लस इसमें जो और कौन कौन से टॉपिक हम कर चुके हैं एक बार आपको बता देती हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा हो चुका है, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो चुका है, सर्कुलेटरी सिस्टम हो चुका है एंड दिस वन इज़ आवर फोर्थ टॉपिक दैट इज़ एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम का टॉपिक एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस हम कंप्लीट कर चुके थे। अब एक छोटा सा टॉपिक है एक्सक्रीटरी सिस्टम इन एनिमल्स, वो आज डिस्कस कर लेते हैं। प्लस जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं अराउंड 14 to 15 क्वेश्चन होंगे। हाँ, इतने ही है, 15 क्वेश्चन है, तो वो सारे डिस्कस कर लेंगे आज, ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम करने वाले हैं अपनी सीरीज़ में दैट इज़ एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस एंड सॉल्ट। और उसके बाद कौन सा टॉपिक करें वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और ये जो पीडीएफ है आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल आरबी कौशल एकेडमी पे। और इसके अलावा एक और बात बता दूं कि हमारी एक और सीरीज़ चलती है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल टीचिंग एग्ज़ाम्स लाइक KVS NVS DSSB। जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं स्टेट के उन सभी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है वो वीडियो वो सीरीज़। तो दैट इज़ साइंस सीरीज़ 2025 और उसमें भी हमारे 3 टॉपिक हो चुके हैं। कौन कौन से टॉपिक हो चुके हैं? लाइट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड थर्ड वन इज़ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये तीनों टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी 4 टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, देखते हैं 4th टॉपिक कौन सा ले। तो ये 3 टॉपिक उस सीरीज़ में हो चुके हैं। प्लस जो सीटेट वाले बच्चे हैं उनके लिए ये जो सीरीज़ चल रही है, सीटेट वाले बच्चे भी ये वाली वीडियोस देख सकते हैं, साइंस सीरीज़ देख सकते हैं। इसमें काफ़ी डिटेल में मैंने चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं, ठीक है। बाकी यहाँ तो हम सीटेट के अकॉर्डिंग सीटेट के लेवल से भी थोड़ा सा ऊपर चल के ऊपर का जो है ऊपर का ही डिस्कस कर रही हूँ, मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि आजकल आपको पता है कि आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम है तो उसका लेवल काफ़ी हाई हो चुका है। तो इसलिए हमें हमारी जो प्रिपरेशन है वो भी थोड़ी हाई ही होनी चाहिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने किया था एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। एक बार आपको थोड़ा सा डिटेल बता दूं, थोड़ा सा ब्रीफ बता दूं कि क्या किया था एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस कि ह्यूमन जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम क्यों ज़रूरी है, ह्यूमन जो है एक्सक्रीशन क्यों करते हैं। तो वो इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी बॉडी में जो वेस्ट इकट्ठा होता है तो एक तो वो इजेशन के थ्रू निकलता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने इजेशन पढ़ा था, तो जो सॉलिड वेस्ट है वो तो इजेशन के थ्रू निकल जाता है, बट जो लिक्विड वेस्ट है वो एक्सक्रीशन के थ्रू बॉडी से रिमूव होता है। और ये जो एक्सक्रीशन है हमारी बॉडी में कौन हेल्प करता है एक्सक्रीशन में? तो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम हेल्प करता है। और हमारे जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं वो हमारी हेल्प करते हैं। तो कौन कौन से हैं हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स? किडनीज़ है, हमारी 2 किडनीज़ हैं, उसके अलावा यूरेटर है 2 एंड यूरिनरी ब्लैडर 1, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा, ठीक है, यूरिथ्रा, ठीक है, एक एक। तो ये हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं जो एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। हमारी बॉडी में जो वेस्ट कलेक्ट होता है, जो नाइट्रोजनस वेस्ट कलेक्ट होता है वो ब्लड के थ्रू हमारी किडनीज़ के पास आता है और किडनी जो है उसको यूरेटर में भेजती हैं, यूरेटर से फिर यूरिनरी ब्लैडर में और यूरिनरी ब्लैडर से यूरिथ्रा से फिर वो बाहर बॉडी से बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो दैट इज़ एक्सक्रीशन जो कि हम प्रीवियस वीडियो में काफ़ी एक्सप्लेन में डिस्कस कर चुकी हूँ मैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी अभी तक तो वो वीडियो आप ज़रूर कंसिडर करें। डे 7 की वीडियो है, मैं इसमें भी लिंक आपको नीचे मेंशन कर दूँगी, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा बता देती हूँ, उसके बाद फिर हम आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। एक्सक्रीशन इन एनिमल्स में, एक मिनट, थोड़ी सी गड़बड़ होगी किडनी। एक्सक्रीशन इन एनिमल्स में हमने किया है, एक मिनट, कुछ एनिमल्स हैं कि एनिमल्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है, वो छोटू सा टॉपिक है बिल्कुल। उसके अलावा फिर हम करेंगे क्वेश्चन आंसर, अपने क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से हमारी 2 किडनीज हैं, ये जो नोच है जो यहाँ पे रिच सी ये नोच सा है इसको हम कहते हैं हाइलम। तो हाइलम से हमारी इस तरह से यूरेटर्स बाहर निकलती हैं और यूरेटर जो है एक ब्लैडर के साथ कनेक्टेड होती हैं।
इन्वर्टेड पियर शेप ब्लैडर, ठीक है। तो और ये है यूरिथ्रल, ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, और यहाँ पे इस तरह से यहाँ यूरिथ्रा होता है, यूरिथ्रा के पास यहाँ यूरिथ्रल ओपनिंग होती है, ठीक है। ये किडनीज है, लेफ्ट किडनी, राइट किडनी। जो हमारी राइट किडनी है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ होती है क्योंकि उसके ऊपर लीवर होता है, तो दैट्स वाई ये जो है थोड़ा सा नीचे होती है। इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू राइट किडनी। प्लस यहाँ यूरिनरी यूरेटर इज़ प्रेजेंट एंड यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिथ्रा है, और यूरिथ्रा के बाद यहाँ पे यूरिथ्रल ओपनिंग होती है। तो यहाँ से इस तरह हमारी जो हमारी जो आर्टरीज हैं आउटा से होते हुए आर्टरीज आती हैं, दैट इज़ कॉल्ड, जो आर्टरीज आ रही हैं, और आर्टरीज क्या करती हैं, आर्टरीज क्या करती हैं, क्लीन ब्लड आर्टरी क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके ला रही हैं, ठीक है। इस तरह से थोड़ा सा रफली ड्रॉ कर लेती हूँ आपको समझाने के लिए। एक आर्टरी यहाँ चलेगी, एक आर्टरी यहाँ चलेगी, ठीक है। एक आर्टरी यहाँ चली जाएगी और एक यहाँ चली जाएगी इस तरह से। और उसके अलावा हम यहाँ पे आर्टरी, तो आर्टरीज क्या करती हैं, आर्टरीज क्या करेंगी, जो ब्लड है जिसको प्यूरिफाई करना है, जो लीवर में नाइट्रोजनस वेस्ट क्रिएट किया है, तो लीवर से नाइट्रोजनस वेस्ट लेके हमारा ब्लड लेके आता है लीवर से वो नाइट्रोजनस वेस्ट, और ब्लड क्या करता है उसको किडनीज को दे देगा। किडनीज क्या करेंगी, उस जो गंदा ब्लड है जिसमें नाइट्रोजनस वेस्ट मिक्स है होगा, तो वो ऑक्सीजनेटेड, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके लेके आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसलिए क्योंकि किडनीज को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ना काम करने के लिए। तो आर्टरीज मैंने आपको बताया था, आर्टरीज क्या कैरी करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ARTERIS। आर्टरीज क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही हैं हमारी बॉडी से प्यूरिफिकेशन के लिए। किडनी उस ब्लड को साफ कर देंगी, और उसके बाद उस ब्लड को वेन्स के थ्रू यहाँ पे वेन्स निकलेंगी दोनों उससे, और वेन्स के थ्रू वो वापस लंग्स में भेज देगी, फिर लंग्स से हार्ट में जाएगा, हार्ट से पूरे बॉडी पार्ट में जाएगा। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है। तो आर्टरीज क्या कर रही हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही हैं, और वेन्स क्या कर रही हैं, जो किडनी ने ब्लड साफ़ कर दिया, तो किडनी ने ब्लड जब नाइट्रोजनस वेस्ट निकाल लिया उस ब्लड से, ऑक्सीजन निकाल ली, तो उस ब्लड को, उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वेन्स में वापस भेज देगी किडनीज। और फिर वेन्स के बाद कहाँ जाएगा, ये वेन्स के बाद जाएगा हार्ट में, हार्ट भेज देगा लंग्स को, और लंग्स के बाद फिर से हार्ट में आ जाएगा। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू इसी तरह चलती रहेगी, ठीक है। तो ठीक है, आर्टरीज ब्लड ले आई और किडनी ने ब्लड को प्यूरिफाई कर दिया। अब किडनी में जो ब्लड प्यूरिफाई कर रहा है वो कौन कर रहा है, किडनी का जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, दैट इज़ कॉल्ड नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है उस ब्लड को प्यूरिफाई कर रहा है, एंड फिर उसके बाद उसको यहाँ पे रीनल, यहाँ पे मेडुला, इस तरह से मेडुला प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे रीनल पेल्विस होता है, क्या होता है यहाँ पे, रीनल पेल्विस। तो ब्लड को प्यूरिफाई करके किडनीज क्या कर रही हैं, ब्लड को प्यूरिफाई करके वेन्स में वापस भेज दे रही हैं, और जो ब्लड प्यूरिफाई करके जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो यहाँ पे मिक्स होके जो नाइट्रोजनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिया, नेफ्रॉन्स क्या करेंगे, उस नाइट्रोजनस वेस्ट को यहाँ रीनल पेल्विस के पास भेज देंगे, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर भी होगा उसमें, एंड फिर रीनल पेल्विस क्या करेगा, उसको यूरेटर्स में भेज देगा। इस तरह से 2 ट्यूब्स होती हैं, यूरेटर्स में आ जाएगा ये यूरिन हमारा, और फिर यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा, और उसके बाद यूरिथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर चला जाएगा, ठीक है। आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। हमारा जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट है दैट इज़ नेफ्रॉन। तो किडनी कैसे काम कर रही है आपको समझ आ गया होगा। जो भी गंदा ब्लड है, नाइट्रोजनस वेस्ट जिस ब्लड में मिक्स है, आर्टरीज क्या कर रही है, उस ब्लड को लेके आ रही है लीवर से, एंड ब्लड जो है हमारे आ जाएगा किडनी में। किडनी क्या करेगी, उस ब्लड के ऑक्सीजन ले लेगी, नाइट्रोजनस वेस्ट उसका रिमूव कर लेंगी, एंड फिर उस ब्लड को वापस भेज देंगी वेन्स में। वेन्स से फिर वो ब्लड हार्ट में जाके फिर लंग्स में जाएगा, फिर हार्ट में आएगा। तो प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है, ठीक है। तो किडनी ने अपना काम करती है। उसके बाद रीनल पेल्विस में सारा जो यूरिन है वो इकट्ठा हो जाएगा। ब्लड तो भेज दिया उसने, अब जो ब्लड से जो वेस्ट निकाला था, जो नाइट्रोजनस वेस्ट निकाला था, उसको यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में भेजेगा, और यूरिथ्रा से के होते हुए फिर वो बाहर पास आउट हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ है समझने वाली, दैट इज़ नेफ्रॉन की। जो हमारे नेफ्रॉन्स हैं, जो हमारा नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन जो है इट कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स। तो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, Bowman's capsule and PCT, proximal
कॉन्वोलेटेड टिब्यूल एंड लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले 2 टाइप्स का होता है, डिसेंडिंग एंड असेंडिंग। 2 लिम्स होते हैं सॉरी लूप ऑफ हेनले में, एक डिसेंडिंग एक असेंडिंग। लूप ऑफ हेनले एंड देन अगेन डीसीटी, और उसके बाद फिर कलेक्टिंग डक्ट में यूरिन चला जाता है, और कलेक्टिंग डक्ट जो है यूरिन को भेज देती है रीनल पेल्विस में, और रीनल पेल्विस यूरेटर में भेजेगा, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में, और उससे यूरिथ्रा में, यूरिथ्रा से फिर बॉडी से बाहर हो जाएगा थ्रू यूरिथ्रल ओपनिंग। ओके, तो ये 5 पार्ट्स हैं नेफ्रॉन में जो हेल्प करते हैं यूरिन फॉर्मेशन में। कैसे कैसे यूरिन फॉर्मेशन में भी यही हेल्प कर रहे हैं, और ब्लड को क्लीन करने में भी नेफ्रॉन ही हेल्प कर रहे हैं। तो किडनी हमारी क्या करती हैं, 2 काम करती हैं, एक तो ब्लड को प्यूरिफाई करती है, दूसरा जो है यूरिन बनाती हैं और यूरिन को बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट करती हैं। ठीक है, तो नेफ्रॉन जो है हमारा, 1 मिनट एक और पेज ले लो, वेट। ठीक है, तो जो नेफ्रॉन है, थोड़ा सा नेफ्रॉन के बारे में बता देती हूँ। वैसे ऑल्दो ये सारी चीज़ें मैं डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूँ प्रीवियस वीडियोस में, बट आगे हम क्वेश्चन करने वाले हैं इसलिए थोड़ा सा ब्रीफ बता रही हूँ आपको। बाकी वो वीडियो आप ज़रूर देख लेना, उसमें काफ़ी डिटेल में चीज़ें की हुई हैं हमने। ठीक है, तो ये है हमारा वोमेंस कैप्सूल, जो कि कैसा होता है, कप शेप्ड का होता है, कप लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक है, कप लाइक स्ट्रक्चर, और यहाँ पे इस तरह से ट्यूब्यूल जो है दैट इज, इसको हम क्या कह रहे हैं, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी। जो पास में है वोमेंस कैप्सूल के दैट इज पीसीटी, जो दूर है दैट इज डीसीटी। इस तरह से आप याद रख सकते हो। दिस इज वोमेंस कैप्सूल, और वोमेंस कैप्सूल के पास ऊपर यहाँ पे इस तरह से एक बंच सा प्रेजेंट है ब्लड कैपिलरीज का, जिसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस, इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। और यहाँ पे 2 आर्टरीज आ रही हैं, वन इज, ये ब्लड कैपिलरीज हैं, तो ब्लड कैपिलरीज में जो ब्लड आ रहा है वो इस तरह से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम कह रहे हैं एफ्रेंट आर्टियोल। एफ्रेंट आर्टियोल आर्टरी का पार्ट है ना, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड आर्टियोल। एंड दिस वन, यहाँ पे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा, बट वो थोड़ा सा थिन होगा एज कम्पेयर टू एफ्रेंट। इसका नाम है ईफ्रेंट आर्टियोल, ईफ्रेंट। तो जो ब्लड आ रहा है हमारी बॉडी से वो आता है एफ्रेंट में आर्टीरियोल, स्पेलिंग देख लेना एक बार। जो ब्लड आ रहा है हमारी बॉडी में, किडनी के अंदर जो ब्लड जा रहा है आर्टरीज के थ्रू, दैट इज एफ्रेंट आर्टियोल। मतलब एफ्रेंट आर्टियोल से ब्लड अंदर जाएगा। ठीक है, अंदर चला गया, यहाँ पे क्या होगा, ब्लड जो है क्लीन करे, ब्लड को क्लीन, ब्लड क्या होगा, ब्लड छन जाएगा, फिल्ट्रेशन होगी ब्लड की। ठीक है, अब फिल्ट्रेशन कैसे होगी, देखो ये वोमेंस कैप्सूल है, तो जो हैवी चीज़ें हैं, जो ब्लड के प्रोटीन्स हैं, प्लाज्मा, आरबीसी वगैरह, वो तो सब ऊपर ही रह जाएंगे बिकॉज ऑफ इट्स बिगर साइज। बट जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो इम्प्यूरिटीज़ हैं, लाइक क्या क्या इम्प्यूरिटीज़ हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट है in the form of urea and uric acid, nitrogenous waste, एंड उसके अलावा नाइट्रोजनस वेस्ट तो हमें बॉडी से निकालना ही है, तो वो तो फिल्ट्रेट हो ही जाएगा, वो यहाँ आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, नाइट्रोजनस वेस्ट तो आ जाएगा, बट कुछ यूज़फुल चीज़ें भी आ जाएंगी इसके साथ साथ, जो कि है ग्लूकोज आ जाएगा, सोडियम आ जाएगा जो हम नहीं चाहते, कुछ आइंस आ जाएंगे। ठीक है, सारी चीज़ें छन के यहाँ आ जाएंगी। हैवी जो चीज़ें हैं जिनका साइज़ बड़ा है, जो ब्लड प्रोटीन्स हैं वो ऊपर ही रहेंगे, प्लस जो चीज़ें जो वेस्ट है, नाइट्रोजनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिया और यूरिक एसिड, प्लस ग्लूकोज है, सोडियम है, आइंस है, ये तो इंपॉर्टेंट है, बट ये भी नीचे आ जाएंगी। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये सारी चीज़ें छन के यहाँ चली गई। ठीक है, चलो पहले स्ट्रक्चर पूरा कर लो। पीसीटी है इस तरह से, फिर यहाँ पे लूप ऑफ हेनले इज यू शेप्ड स्ट्रक्चर, एंड दिस वन इज डीसीटी, डिजिटल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, और यहाँ पे इस तरह से हमारी कलेक्टिंग डक्ट प्रेजेंट होती है। कलेक्टिंग डक्ट में इस तरह से काफ़ी सारी ओपनिंग्स होती हैं। एक जो हमारी कलेक्टिंग डक्ट है, ऐसा नहीं कि एक कलेक्टिंग डक्ट से एक ही नेफ्रॉन जुड़ा हुआ होता है, ये सारा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। वोमेंस कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले, ये क्या है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। तो एक कलेक्टिंग डक्ट से ये क्या है, कलेक्टिंग डक्ट, ये कलेक्टिंग डक्ट। एक कलेक्टिंग डक्ट से काफ़ी सारे नेफ्रॉन जो है कनेक्टेड होते हैं, एक के साथ एक ही नहीं होता, काफ़ी सारे। एक नेफ्रॉन का डीसीटी यहाँ से जुड़ेगा, एक का यहाँ से जुड़ेगा, एक का यहाँ से जुड़ेगा, एक का यहाँ से जुड़ेगा। तो नंबर ऑफ जो नेफ्रॉन्स हैं वो जुड़े होते हैं एक कलेक्टिंग डक्ट से, क्योंकि हमारी बॉडी में जो दोनों किडनीज़ हैं, दोनों किडनीज़ के पास 1 मिलियन नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट। एक किडनी के पास 1 नेफ्रॉन, दूसरी किडनी के पास भी एक किडनी के पास 1 मिलियन नेफ्रॉन, दूसरी किडनी के पास भी 1 मिलियन नेफ्रॉन। तो टोटल हमारी बॉडी में 2 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। ठीक है, 2 मिलियन नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट इन आर
किडनी। ओके, तो एक कलेक्टिंग डक्ट के साथ डिफरेंट डिफरेंट नेफ्रॉन्स के डीसीटी कनेक्ट होता है। ओके, यहाँ तक की बात आई होप आपको समझ आई होगी। अच्छा, तो क्या हो रहा था, हमारा ब्लड आया बॉडी से, एफरेंट आर्टियोल में एंटर किया, जैसे ही एंटर किया यहाँ पे जो ये कैपिलरीज हैं, ब्लड कैपिलरीज में ब्लड जाएगा, और जो हैवी चीज़ें हैं वो ब्लड में ही रहेंगी, जो पतली चीज़ें हैं वो छन के नीचे आ जाएंगी। जो छन के नीचे आएंगी चीज़ें, इनको हम कहेंगे फिल्ट्रेट, और बाकी जो इम्प्यूरिटीज़ हैं वो नीचे आ जाएंगी सारी, बट इम्प्यूरिटीज़ के साथ साथ कुछ यूज़फुल चीज़ें भी आ जाएंगी। तो अब हमारे जो ब्लड है उसको रियलाइज़ होगा कि जो चीज़ें नहीं जानी चाहिए थी वो भी नीचे आ गई हैं। तो ये जो एफरेंट आर्टियोल है ना, ये इस तरह से ना हर जगह पे उसकी सारी जो कैपिलरीज़ हैं, ब्लड कैपिलरीज़ हैं, इस तरह से हमारी जो ये है नेफ्रॉन है, इसके चारों ओर लिपटी होती हैं। ये जो आर्टरीज़ हैं ये हमारे ब्लड के, हमारे नेफ्रॉन के चारों ओर लिपटी हुई होती है। ठीक है, तो जैसे ही ये इम्प्यूरिटीज़ यहाँ आएंगी, ब्लड को रियलाइज़ होगा कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी चली गई, तो ब्लड क्या करेगा, इन चीज़ों को जो यूज़फुल है लाइक ग्लूकोज और सोडियम, इनको फिर से एब्जॉर्व कर लेगा, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं रीएब्जॉर्प्शन। ये जो एब्जॉर्व कर लेगा इंपॉर्टेंट चीज़ें, इसको कहेंगे रीएब्जॉर्प्शन। और फिर उसके बाद चीज़ें, उसके बाद लूप ऑफ हेनले में क्या होगा, लूप ऑफ हेनले क्या करेगा, सम अमाउंट ऑफ सोडियम एंड वाटर यहाँ से एब्जॉर्व कर लेगा, जो कि ब्लड में, जो कि यहाँ पे नेफ्रॉन के पास आ चुका होगा। तो हमारी कैपिलरीज सोडियम और वाटर को, सोडियम इलेक्ट्रोलाइट वगैरह को वो फिर से एब्जॉर्व कर लेगा यहाँ से। ठीक है, तो रीएब्जॉर्प्शन पीसीटी में भी हो रहा है, रीएब्जॉर्प्शन लूप ऑफ हेनले में भी हो रहा है, और रीएब्जॉर्प्शन डीसीटी में भी हो रहा है। ठीक है, डीसीटी में सम अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो एब्जॉर्व हो रहा है, जो हाइड्रोजन आइंस हैं वो एब्जॉर्व कर रहा है हमारा ब्लड। तो रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी में भी हो रहा है, लूप ऑफ हेनले में भी हो रहा है, डीसीटी में भी हो रहा है, और वाटर तो हर जगह एब्जॉर्व हो रहा है। वाटर पीसीटी भी एब्जॉर्व कर रहा है, लूप ऑफ हेनले भी एब्जॉर्व कर रहा है, डीसीटी भी एब्जॉर्व कर रहा है। ये जो यू शेप्ड स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले। ठीक है, अगर कंफ्यूजन हो रही होगी अभी आपको कुछ डायग्राम में, तो एक बार जो प्रीवियस वीडियो ने उसमें देखना, उसमें डायग्रामेटिकली सब कुछ चीज़ें आपको एक्सप्लेन की है। तो जस्ट समझाने के लिए, ये चीज़ें उन्हीं को समझ आ रही होंगी जिन्होंने वो वीडियो देखी है। ठीक है, तो प्लीज़ कंफ्यूज नहीं होना, वो वीडियो एक बार देख लो, उसके बाद यहाँ पे आओगे तो आपको हर चीज़ आपको ईजी सा लगेगा, सब कुछ कि ईजी है ये, नथिंग इज़ डिफिकल्ट। ओके, तो इसके बाद डीसीटी में चला गया, तो रीअब्जॉर्प्शन देखो, फिल्ट्रेशन कहाँ हो रही है, हमारी वोमेंस कैप्सूल में, जिसको हम, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सेकंड, कुछ चीज़ें जब यहाँ से छन के आ जाएंगी नेफ्रॉन के पास, तो ब्लड को रियलाइज़ होगा कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आ चुकी हैं, तो वो इंपॉर्टेंट चीज़ें पीसीटी भी एब्जॉर्व कर रहा है, लूप ऑफ हेनले भी एब्जॉर्व कर रहा है, डीसीटी भी एब्जॉर्व कर रहा है। सो दैट इज़ कॉल्ड रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस। उसके बाद फिर उसके बाद जो वेस्ट रह जाएगा, ठीक है, अगर हमारी ब्लड कैपिलरीज में कुछ वेस्ट रह जाएगा, कुछ यूरिया रह जाएगा या कुछ ड्रग का अमाउंट रह जाएगा, ठीक है, कुछ आइंस जो हैं जो यूज़फुल नहीं है हमारी बॉडी के लिए, वो अगर रह जाएंगे, तो वो सारी चीज़ें आर्टरीज क्या, ये जो आर्टरीज है, सॉरी कैपिलरीज हैं, ये कैपिलरीज क्या करेंगी, वापस ब्लड वापस नेफ्रॉन में भेज देंगी। मतलब जो गंदी गंदी चीज़ें हैं वो नेफ्रॉन में भेज देंगी, अच्छी अच्छी चीज़ों को एब्जॉर्व कर लेंगी। तो जो गंदी गंदी चीज़ें हैं जो जा रही हैं हमारे नेफ्रॉन में, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन। ओके, उसको हम कहते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन, ट्यूबुलर सिक्रीशन। ठीक है, तो यहाँ चलिए, ब्लड ने क्या कर लिया, ब्लड ने वो चीज़ें ले ली, फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें वेंस के थ्रू, ब्लड जो है वेंस के थ्रू बॉडी में चला जाता है, और जो वेस्ट है, यूरिन है, वो यहाँ कलेक्ट हो जाता है यूरिनरी कलेक्टिंग डक्ट में। यहाँ पे यूरिन आ जाता है यूरिनरी डक्ट में। सम अमाउंट ऑफ वाटर कलेक्टिंग डक्ट में भी एब्जॉर्व होता है, सो दैट्स वाई जो हमारा यूरिन है ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो जाए, ज़्यादा डाइल्यूट नहीं रहता, क्योंकि पानी जो है ना, पानी को, सॉरी, जो डक्ट है ना, पानी को एब्जॉर्व कर लेती है, क्योंकि एक्स्ट्रा वाटर नहीं निकालना है ना हमें। एक दिन में 1 से 1.5 लीटर, जो नॉर्मल पर्सन है 1 से 1.5 लीटर यूरिन जो है एक्सक्रीट आउट करता है बॉडी से। ठीक है, तो यहाँ भी यूरिन आ गया, यूरिन जो है फिर कलेक्टिंग डक्ट से होता हुआ कहाँ जाएगा, रीनल पेल्विस में। रीनल पेल्विस में जो किडनी का पार्ट है, रीनल पेल्विस में जाएगा, और रीनल पेल्विस से यूरेटर में जाएगा, यूरेटर से यूरिथ्रा में, एंड सॉरी यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, फिर यूरिथ्रा के थ्रू फिर वो बॉडी से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी कि कैसे कैसे ह्यूमन बॉडी में एक्सक्रीशन हो रही है। किडनी हमारी 2 काम कर रही है, ब्लड को प्यूरिफाई कर रही है, सेकंड यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प कर रही है। तो दोनों चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। ठीक है, आई होप यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ आई होंगी। नेक्स्ट हम करेंगे, छोटा सा ही टॉपिक है, एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। जैसे अभी हमने किया एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस, वैसे ही एक्सक्रीशन जो एनिमल्स है, एनिमल्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है, और क्या, जैसे जो ह्यूमन बींग्स हैं वो तो एक्सक्रीट क्या कर रहे हैं, वो एक्सक्रीट करते हैं यूरिया।
ठीक है। बट जो एनिमल्स हैं, कुछ एनिमल्स यूरिक एसिड सिक्रीट कर रहे हैं, कुछ एमोनिया सिक्रीट कर रहे हैं, कुछ एमिनो एसिड सिक्रीट कर रहे हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल डिफरेंट चीज़ें जो एक्सक्रीट आउट करते हैं, तो वही हम पढ़ने वाले हैं। सो देयर आर 5 मोड्स ऑफ एक्सक्रीशन, 5 मोड्स ऑफ एक्सक्रीशन करेंगे। दैट इज फर्स्ट इज एमोनोटेलिज्म। एमोनोटेलिज्म मतलब इसमें जो एक्सक्रीशन होता है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ एमोनिया। तो जो एक्वेटिक एनिमल्स है, फिशेस है हमारी, तो वो जो एक्सक्रीट आउट करती है इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ एमोनिया। और एमोनिया जो है ज़्यादा टॉक्सिक होता है। दैट्स वाई हमारा जो लीवर है, जब प्रोटीन से अमीनो एसिड्स बनते हैं तो उसके बाद जब एमोनिया बनता है तो हमारा लीवर क्या करता है, अमोनिया को कन्वर्ट कर देता है यूरिया में, ताकि हमें क्योंकि हमें ज़्यादा जो पानी है वो वेस्ट नहीं करना, अपनी बॉडी से बाहर नहीं निकालना, क्योंकि अमोनिया काफ़ी टॉक्सिक होता है। और इसकी टॉक्सिसिटी दूर करने के लिए ज़्यादा पानी में अगर थोड़ा सा अमाउंट ऑफ अमोनिया जो है हमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर में मिक्स करना होता है। जैसे एक्वेटिक एनिमल्स है ना, तो पानी में ही रह रहे हैं, तो वो अमोनिया एक्सक्रीट आउट करते हैं। ठीक है, तो अमोनिया एक्सक्रीट आउट कर भी रहे हैं तो वो तो पानी में ही रह रहे हैं, तो काफ़ी सारे पानी में वो अमोनिया मिक्स हो जा रहा है, तो इतना टॉक्सिक नहीं रह जाता वो। बट ह्यूमन बीइंग्स इतना पानी एक्सक्रीट आउट नहीं कर सकते, तो हमारा लीवर क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है, उसके बाद फिर यूरिया को बॉडी से बाहर निकालता है। ठीक है, तो अमोनिया कौन सिक्रीट करता है, एक्वेटिक एनिमल्स। और सेकेंड टाइप ऑफ एक्सक्रीशन इज़ यूरियोटेलिज्म, जो यूरिया सिक्रीट करते हैं। कुछ मैमल्स हैं जो यूरिया सिक्रीट करते हैं, ह्यूमन बींग्स तो करते ही हैं, बट कुछ मैमल्स, कुछ और एनिमल्स हैं, काऊ, बफेलो, हॉर्स, एलिफेंट, ये सब भी यूरिया ही एक्सक्रीट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज़ यूरिकोटेलिज्म। यूरिकोटेलिज्म जो है ऐसे एनिमल जो यूरिक एसिड सिक्रीट करते हैं, लाइक बर्ड्स क्या करती हैं, यूरिक एसिड सिक्रीट करती हैं। अमीनोटेलिज्म जो एमिनो एसिड्स को सिक्रीट करते हैं, लाइक स्नेल जो हैं वो एमिनो एसिड सिक्रीट करती है। नेक्स्ट इज ग्वानोटेलिज्म, जिसमें जो एनिमल्स हैं वो ग्वानिन सिक्रीट करते हैं, लाइक स्पाइडर ग्वानिन सिक्रीट करता है अपनी बॉडी से। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं यूरिया मैमल सिक्रीट कर रहे हैं। चलिए थोड़ा थोड़ा डिटेल में बता देती हूँ। Ammonotelism is the process of eliminating ammonia from the body is known as ammonotelism, and the organism which exhibit this nature, जो ऐसे organism जो ammonotelism को एग्जिबिट करते हैं, दैट इज कॉल्ड, उन एनिमल्स को कहते हैं एमोनोटेलिक। सो मोस्ट फिशेज, प्रोटोजोन्स, इकाइडोडर्म्स, पॉलीफेरन क्रूस्टेशियंस फॉल इन दिस कैटेगरी। एक्वाटिक एनिमल्स एक्सक्रीट अमोनिया डायरेक्टली इनटू द वाटर वेयर द कंपाउंड इज क्विकली डाइल्यूट हो जाता है पानी के साथ मिक्स होकर। इट इज ऑल्सो वेरी टॉक्सिक टू टिश्यूज। ओके, नेक्स्ट इज यूरियोटेलिज्म। तो जो मैमल्स हैं एंड एम्फीबियंस, यूरिया इज एक्सक्रीटेड। एम्फीबियंस होते हैं जो दो वाटर में भी रह सकते हैं, लैंड में भी रह सकते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रॉग, तो फ्रॉग और कुछ अदर मैमल्स हैं लाइक एलिफेंट, हॉर्स, काऊ, बफेलो, ये सारे यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। Such organisms are called ureotelic. In these organisms, ammonia that is produced is converted to urea in the liver of animals and is released back into blood. The kidney filter the urea and expel the urea outside the बॉडी। सेम वही प्रोसेस जो हमारी बॉडी में हो रही है। मैमल्स जो एनिमल्स हैं जो मैमल में आते हैं, फॉर एग्जांपल ये एलिफेंट हो गया, काऊ होगी, बफेलो होगी, तो इनकी बॉडी में भी यूरिया ही एक्सक्रीट आउट होता है बॉडी से। ह्यूमन्स आर यूरियोटेलिक एज वी एक्सपेल द यूरिया थ्रू यूरिन। मोरओवर यूरिया इज कंपैरेटिवली लेस टॉक्सिक देन अमोनिया। अमोनिया से कम टॉक्सिक होता है यूरिया। टॉक्सिक होता है बट अमोनिया से कम होता है। यूरिकोटेलिज्म जो यूरिक एसिड सिक्रीट करते हैं। सो यूरिकोटेलिक एनिमल्स रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट एज यूरिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ पैलेट्स और पेस्ट। हाउएवर द वाटर लॉस इज मिनिमल। जो वाटर है उसका जो लॉस है, काफ़ी कम क्वांटिटी में वाटर एक्सक्रीट आउट होता है इनकी बॉडी से, एंड इट इज़ द लीस्ट टॉक्सिक। यूरिक एसिड इज नॉट रेडली सोल्यूबल इन वाटर। मोस्ट रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स आर क्लासिफाइड एज यूरिकोटेलिक। Next is aminotelism. So certain mollusks and echinoderms are excrete excess amino acids. This feature is called aminotelism. तो mollusk फॉर एग्जांपल ये स्नेल है, ये mollusk की कैटेगरी में आती है। स्टारफिश जो echinoderms की कैटेगरी में आती है, तो ये क्या करते हैं, एमिनो एसिड सिक्रीट करते हैं अपनी बॉडी से। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है कि ये एनिमल क्या सिक्रीट कर रहा है, 4 ऑप्शन दे देगा आपको, तो आपको सही आंसर बताना होगा। ग्वानोटेलिज्म, स्पाइडर इज एग्जाम्पल ऑफ ग्वानोटेलिज्म। स्पाइडर क्या करता है, स्पाइडर कन्वर्ट द अमोनिया इनटू ग्वानिन। अमोनिया को ग्वानिन में कन्वर्ट कर रहा है बिफोर एक्सक्रीशन। इट इज़ ऑल्सो इनसोल्यूबल इन वाटर, हेंस नो वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर इट्स एक्सक्रीशन। तो ये सारी 5 मोड ऑफ एक्सक्रीशन थे एनिमल्स के, जो पांचों हमने डिस्कस कर लिए। अब है कुछ एक्सक्रीटरी ऑर्गन, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर बनता है,
तो आपको याद रखना चाहिए कि जो वर्टिब्रेट्स हैं दैट हैव, वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? वर्टिब्रेट होते हैं जिनके पास बैकबोन होती है। बैकबोन, लाइक जो मैमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, हम क्या है? वर्टिब्रेट्स हैं। इनवर्टिब्रेट्स होते हैं जिनके पास बैकबोन नहीं होती, उनको हम कहते हैं इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स, ठीक है। तो जो वर्टिब्रेट्स हैं उनके पास किडनीज होती हैं, और वो जो उनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है दैट इज़ यूरिया। जो फ्लेम सेल है उनमें है, फ्लेम सेल जो है वो कैसे एक्सक्रीट आउट करते हैं? थ्रू प्लेनेरिया। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद होनी चाहिए, इसमें से क्वेश्चन हमेशा बनता है, ठीक है। तो अर्थवर्म्स का जैसे हमारे अंदर हमारे जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है दैट इज़ किडनी, है ना। तो फ्लेम सेल में जो एक्सक्रीशन हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है? प्लेनेरिया के थ्रू। जो अर्थवर्म्स हैं उनमें जो एक्सक्रीशन होता है दैट इज़ थ्रू नेफ्रीडिया। कॉकरोचेस का जो एक्सक्रीशन होता है दैट इज़ थ्रू मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। प्रॉन्स हैव एनिटिनल ग्लैंड्स और ग्रीन ग्लैंड जिनके थ्रू वो एक्सक्रीशन करते हैं। तो ये ऑर्गन्स एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं जिनके थ्रू ये एनिमल्स अपना बॉडी का वेस्ट बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम का चैप्टर हुआ कंप्लीट। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। चलिए स्टार्ट करते हैं। 15 to 16 क्वेश्चन होंगे यहाँ पे इसमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज कंसिडर्ड एज द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन किडनी। तो कौन सा है स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी है? दैट इज नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। जल्दी जल्दी कर लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। वोमेंस कैप्सूल, आप अपने एंड पे क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट करो, मैं आपको यहाँ से बताती जाती हूँ, फिर आप क्रॉस चेक करो कि आपने जो आंसर टिक किया था वो सही है या नहीं है, ठीक है। इसी से समझ आएगा आपको कि आपको ये चैप्टर मैंने कराया है जो आपको समझ भी आया है या नहीं आया। वोमेंस कैप्सूल इज लोकेटेड इन, कहाँ लोकेटेड होता है? तो मैंने आपको बताया था किडनी के 2 रीजन होते हैं। जो फर्स्ट होता है दैट इज कॉर्टेक्स, ठीक है। फर्स्ट रीजन जो अपर लेयर होती है उसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स। जो अंदर वाला रीजन होता है उसको हम कहते हैं मेडुला। तो जो हमारा नेफ्रॉन है दैट इज प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स और मेडुला रीजन, बोथ दोनों में ही प्रेजेंट होता है। बट जो मालपीजियन ट्यूब्यूल होती है वो कॉर्टेक्स रीजन में होती है, लूप ऑफ हेनले मेडुला में होता है। फिर जो हमारा डीसीटी है, पीसीटी और डीसीटी भी कॉर्टेक्स में ही होते हैं। आपको ये याद रखना है नेफ्रॉन के सारे पार्ट, मतलब 4 पार्ट किए ना हमने नेफ्रॉन के। तो मालपीजियन ट्यूब्यूल तो कॉर्टेक्स में होता है, ठीक है। पीसीटी भी कॉर्टेक्स में होता है, डीसीटी भी कॉर्टेक्स में होता है। बस लूप ऑफ हेनले जो है वो दैट इज प्रेजेंट इन मेडुला। और फिर कलेक्टिंग डक्ट तो प्रेजेंट ही है कॉर्टेक्स, यहाँ से कॉर्टेक्स से लेके रीनल पेल्विस तक, ठीक है। तो हमसे पूछा कि वोमेंस कैप्सूल कहाँ लोकेटेड है, तो वोमेंस कैप्सूल फर्स्ट लेयर में प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉर्टेक्स, दैट इज कॉर्टेक्स। क्वेश्चन नंबर 3 इज dash are tubes made up of smooth muscle fiber that transport urine to the urinary bladder from the kidneys। जो कौन सी ट्यूब्स हैं जो ट्रांसपोर्ट करती हैं यूरिन को ब्लैडर में? तो दैट इज़ यूरेटर। किडनी जो है यूरेटर से जुड़ी होती है, यूरेटर फिर यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर में लेके जाती है, और यूरिनरी ब्लैडर में यूरिथ्रा है, यूरिथ्रल ओपनिंग है जिसके थ्रू यूरिन जो है हमारा बॉडी से बाहर निकल जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 इज नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन इन ह्यूमन इज। जो नाइट्रोजनस वेस्ट हमारी बॉडी से, ह्यूमन की बॉडी से बाहर आ रहा है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ यूरिया, ठीक है। यूरिक एसिड भी होता है बट ना बिल्कुल कम क्वांटिटी में होता है। तो मेन जो कंपोनेंट है दैट इज यूरिया। क्वेश्चन नंबर 5 डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिकवरी ऑफ वाटर एंड सोडियम क्लोराइड फ्रॉम द यूरिन। तो वाटर और सोडियम क्लोराइड कहाँ पे एब्जॉर्व हो रहे थे, रीएब्जॉर्व हो रहे थे हमारे नेफ्रॉन में? कहाँ हो रहे थे? तो वो हो रहे थे लूप ऑफ हेनले में, ठीक है। जो यू शेप स्ट्रक्चर था लूप ऑफ हेनले, वहाँ पे वाटर और आयंस और जो है रीएब्जॉर्व हो रहे थे, जो कि पीएच को मेंटेन करने में हेल्प करता है डीसीटी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी लूप ऑफ हेनले। Question number 6 is dash is a yellow pigment that is formed after dead blood cells are processed in the liver. It also primarily responsible for the yellow color of urine. हमारे जो यूरिन का येलो कलर होता है कौन से पिगमेंट की वजह से होता है? दैट इज बिकॉज ऑफ यूरोक्रोम। यूरोक्रोम की वजह से हमारा जो यूरिन है येलो कलर का होता है। डैश प्रोड्यूसेस यूरिया एज द एक्सक्रीटरी सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में कौन जो है यूरिया को एक्सक्रीट कर रहा है? दैट इज किडनीज। किडनी जो है यूरिया को प्रोड्यूस कर रही है एज द एक्सक्रीटरी सब्सटेंस इन द ह्यूमन किडनी। नेफ्रॉन में होता है ना कि नाइट्रोजनस वेस्ट जो है ब्लड में आता है और ब्लड के थ्रू वोमेंस कैप्सूल क्या करता है? नाइट्रोजनस वेस्ट को एब्जॉर्व फिल्टर कर देता है, ठीक है। तो कौन कर रहा है? किडनी में कहाँ हो रहा है ये हो रहा है नेफ्रॉन्स में। नेक्स्ट इज द डैश इज अ नेटवर्क ऑफ टाइनी ब्लड वेसल्स लोकेटेड एट द बिगनिंग ऑफ नेफ्रॉन।
नेटवर्क ऑफ टाइनी ब्लड वेसल्स लोकेटेड एट द बिगनिंग ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन की बिगनिंग जो वोमेंस कैप्सूल था, इस तरह से हमने किया था वोमेंस कैप्सूल, उसमें जो यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज का गुच्छा था, ब्लड वेसल्स थी, लोकेटेड थी, तो वो कहाँ लोकेटेड थी? ग्लोमेरुलस में। इसको हम क्या कह रहे थे? ग्लोमेरुलस, जहाँ पे एफ्रेंट और इफ्रेंट आर्टियोल जो है आ रही थी और जा रही थी, एफ्रेंट आ रही थी, इफ्रेंट जा रही थी, ठीक है। तो दैट इज ग्लोमेरुलस। जो ब्लड कैपिलरीज का बंच है इसी को कहते हैं ग्लोमेरुलस। नेक्स्ट इज, अच्छा एक और चीज़ मैंने आपको पढ़ाई है वैसे, जो ये है हमारा वोमेंस कैप्सूल है, वोमेंस कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस, इन दोनों को मिला के जो एक पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड मालपीजियन बॉडी, दैट इज़ कॉल्ड मालपीजियन बॉडी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आता है कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, तो दिस इज कॉल्ड मालपीजियन बॉडी। ओके, राइट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, ग्लोमेरुलस। क्वेश्चन नंबर 9 इज द नेफ्रॉन डिस्चार्ज द यूरिन एट, जो नेफ्रॉन्स हैं यूरिन को डिस्चार्ज कहाँ करते हैं? तो यूरेटर में करते हैं। कहाँ करते हैं? यूरेटर में करते हैं। यूरेटर, रीनल पेल्विस यूरेटर में जाता है, यूरेटर से फिर यूरिनरी ब्लैडर में और यूरिथ्रा के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 इज द प्रोसेस ऑफ ट्यूबुलर सिक्रीशन। मैंने आपको बताया था क्या क्या हो रहा था, जब यूरिन फॉर्मेशन हो रही थी तो क्या हो रहा था। फर्स्ट स्टेप में हमने किया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें तो आ ही गई, नाइट्रोजन वेस्ट तो आया ही, बट कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आ गई। उसके बाद हुआ था रीअब्जॉर्प्शन, और रीअब्जॉर्प्शन के बाद थर्ड स्टेप मैंने क्या कहा था कि ब्लड में जो गंदी गंदी चीज़ें प्रेजेंट वो वापस कहाँ चली जाएंगी? नेफ्रॉन में, जिसको हम कह रहे थे ट्यूबुलर सिक्रीशन, जिसको हम क्या कह रहे थे? ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो वो कहाँ हो रहा था ट्यूबुलर सिक्रीशन? ट्यूबुलर सिक्रीशन हो रहा था हमारे डीसीटी में। ओके, कहाँ हो रहा था? डीसीटी में, डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल में। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11 इज व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ द मेम्ब्रेन दैट इज यूज्ड इन डायलिसिस। अच्छा, किडनीज़, जब हमारी किडनीज़ का मैंने आपको बता दिया कैसे जो है किडनी हमारी ब्लड को प्यूरिफाई कर रही हैं, कैसी यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प कर रही हैं। बट इसके अलावा एक और टॉपिक हमने किया था दैट इज़ डायलिसिस, कि अगर इन केस हमारी किडनी काम ना करे तो एक ऑप्शन तो हमारे पास होता है किडनी ट्रांसप्लांट का, सेकेंड ऑप्शन हमारे पास होता है डायलिसिस का। डायलिसिस में क्या करते हैं कि जो हमारा ब्लड है, हमारी किडनीज तो काम कर नहीं रही है, तो अब ब्लड को तो प्यूरिफाई करना पड़ेगा, नहीं तो बॉडी में काफ़ी टॉक्सिक हो जाएगा, ठीक है। तो इस हम जो वो ब्लड है उसको प्यूरिफाई करते हैं डायलिसिस के थ्रू। तो दो टाइप की डायलिसिस की थी हमने, हीमोडायलिसिस, हीमोडायलिसिस जिसको आर्टिफिशियल किडनी के नाम से भी जानते हैं। सेकंड हमने किया था पेरिटोनियल डायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस, डायलिसिस, ठीक है। हीमोडायलिसिस में क्या था, प्रॉपर पेशेंट को हॉस्पिटल क्लिनिक जाना होता है, उसके लिए 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। तो पेशेंट को लेटा देते हैं और उसके लिए एक डायलाइज़र यूज़ करते हैं। डायलाइज़र में डायलाइजिंग सॉल्यूशन यूज़ होता है। डायलाइजिंग सॉल्यूशन के अंदर जो मेम्ब्रेन जाती है जहाँ पे ब्लड फ्लो करता है, ये सारी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं आपको। इस तरह से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जहाँ पे ब्लड फ्लो करेगा, तो जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इट इज़ मेड फ्रॉम सेल्यूलोज। और ये जो मेम्ब्रेन है इसको हम कहते हैं डायलाइजिंग मशीन, और इसके अंदर डायलाइजिंग सॉल्यूशन होता है। और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसे सेलुलर मेम्ब्रेन भी कहते हैं, इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज, ठीक है। तो ये ब्लड जो है प्यूरिफाई करता है, और प्यूरिफाइड ब्लड को फिर वेन्स के थ्रू बॉडी में वापस भेज दिया जाता है। आर्टरी से ब्लड आता है, आर्टरी से ब्लड आता है और फिर वेन्स के थ्रू बॉडी में अंदर वापस चला जाता है। क्लीन करके ब्लड को क्लीन करते हैं बाहर, मतलब ब्लड क्लीनिंग जो हो रही है बाहर हो रही है, आउटसाइड द बॉडी हो रही है। और तो ये कहाँ हो रही है? ये होती है इस डायलाइजिंग मशीन के अंदर, ठीक है। तो ये जो वेसल्स है जहाँ ब्लड फ्लो करेगा, हमारा क्लीन ब्लड फ्लो करेगा, इम्प्योरिटीज़ जो है डायलाइजिंग सोल्यूशन में चली जाएंगी। तो ये जो वेन्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज। और यही क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज़ द कॉम्पोजिशन ऑफ द मेम्ब्रेन दैट इज़ यूज्ड इन डायलिसिस। तो दिस इज सेलुलोज, इट इज सेलुलोज। Question number 12 is which of the following is the access for the treatment which is used in peritoneal dialysis। तो जो peritoneal dialysis है उसमें क्या करते हैं, जो हीमोडायलिसिस है उसमें तो डायलाइजर मशीन यूज़ कर रहे हैं, बट पेरिटोनियल डायलिसिस में एक कैथेटर यूज़ करते हैं, उसको हमारे एब्डोमिनल रीजन में इंसर्ट करते हैं और जितनी भी इम्प्योरिटीज़ है ब्लड में उस कैथेटर के थ्रू बाहर निकाल ली जाती हैं, ठीक है। ये प्रोसेस घर पे भी हो सकती है, इसके लिए क्लिनिक जाने की ज़रूरत नहीं होती। घर पे कोई नर्स या
नर्स जो है वो इंसर्ट करके मतलब आपको घर पे आके ही ये चीज़ें कर सकते हैं। इसके लिए ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट की, ज़्यादा मशीन्स की ज़रूरत नहीं होती। उसके लिए बस कैथेटर चाहिए, एक सॉल्यूशन चाहिए जो हमें इंसर्ट करना है, और जो अंदर से इम्प्योरिटीज़ आएंगी उसके लिए एक बैग चाहिए। तो ये थोड़ी सी ईजी प्रोसेस होती है एज़ कम्पेयर टू हीमोडायलिसिस। तो इसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? कैथेटर की। क्वेश्चन नंबर 13 इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेन प्रिंसिपल ऑफ डायलिसिस। कि जो डायलिसिस है वो किस पे बेस्ड है? कैपिलरी एक्शन, रिवर्स ऑस्मोसिस, एडिशन, या नन ऑफ द अबव। सो इट इज़ बेस्ड ऑन रिवर्स ऑस्मोसिस। ओके, रिवर्स ऑस्मोसिस पे बेस्ड है ये प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 14 इज विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट वर्क एज अ किडनी इन डायलिसिस। कि जो डायलिसिस है, कौन सा फॉलोइंग पार्ट है इनमें से चारों में से कौन सा जो है एज अ किडनी वर्क करता है इन अ डायलिसिस? तो डायलाइज़र, जिसके अंदर डायलाइजिंग सॉल्यूशन होता है, और डायलाइजिंग उसी सॉल्यूशन के अंदर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम सेलुलोज कह रहे हैं। तो किडनी की तरह कौन बिहेव कर रहा है? डायलाइज़र, जिसको हम आर्टिफिशियल किडनी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो मशीन है, जो इंस्ट्रूमेंट है, दिस इज़ कॉल्ड डायलाइज़र। और जब ब्लड को बाहर निकालते हैं, बॉडी से बाहर आ रहा होता है, तो बीच में उसमें हैपेरिन भी मिक्स किया जाता है। हैपेरिन क्यों मिक्स करते हैं? ताकि ब्लड क्लॉट ना कर जाए, क्योंकि हैपेरिन जो है दैट इज़ एंटीकोगुलेंट, तो उसको मिक्स किया जाता है ताकि ब्लड जम ना जाए। क्वेश्चन नंबर 15 इज नेम द एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट इन अर्थवर्म थ्रू विच एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस। जो अर्थवर्म है उनमें एक्सक्रीशन किसके थ्रू होता है? नेफ्रीडिया। और ये आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने आपको कहा था एक क्वेश्चन एनिमल्स का भी पूछा जाता है। तो दिस इज कॉल्ड नेफ्रीडिया, जिसके थ्रू एक्सक्रीशन हो रही है। जैसे ह्यूमन बींग्स में किडनीज हेल्प कर रही हैं एक्सक्रीशन में, अर्थवर्म में नेफ्रीडिया हेल्प कर रहे हैं एक्सक्रीशन में। विच वेसल्स कैरीज ब्लड टू द किडनीज। कौन सी वेसल किडनीज की ओर ब्लड लेके जाती है? तो रीनल आर्टरी, रीनल वेन, बोथ ए एंड बी है, ओनली ए। तो रीनल आर्टरी जो है किडनी में ब्लड लेके जाती है ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए। फिर जब ब्लड साफ़ हो जाता है, तो साफ़ होने के बाद जो रीनल वेन्स हैं वो ब्लड वापस ले जाएगी हार्ट में, और हार्ट से फिर लंग्स में जाएगा, और फिर लंग्स में फिर ऑक्सीजनेटेड होके फिर वापस हार्ट में आ जाएगा। तो ये प्रोसेस चलती रहती है। एंड तो आज के लिए इतने क्वेश्चन काफ़ी है। 16 क्वेश्चन थे आपके इस टॉपिक में। 16 क्वेश्चन हमारे हो गए कंप्लीट। तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा टॉपिक रहने वाला है दैट इज़ एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस एंड सॉल्ट कुछ ऐसे टॉपिक है जिनसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो टॉपिक पहले कर लेते हैं। वैसे तो सभी टॉपिक्स जो है इंपॉर्टेंट हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, सब में ही एक दो क्वेश्चन आते ही हैं। टोटल 20 क्वेश्चन आते हैं, आपको पता ही है। आपके 30 मार्क्स का पेपर है, उसमें 20 तो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, 10 जो है पेडागोजी के क्वेश्चन होंगे, तो टोटल 30 क्वेश्चन होते हैं। तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनसे फ्रीक्वेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे फ्रिक्शन वाला चैप्टर हो गया, मिरर वाला चैप्टर हो गया, ठीक है। तो वैसे तो हर में से आता ही है, बट इनके 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। बट ज़रूरी नहीं है पैटर्न हमेशा सेम ही रहे। सारे टॉपिक इक्वली इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, और सारे ही टॉपिक हम कवर करेंगे। जितने भी हमारा सीटेट का पूरा सिलेबस हम करने वाले हैं यहाँ पे। तो अभी तो हमारे 4 ही टॉपिक हुए, 5th टॉपिक हम कर लेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट। और आई होप एग्ज़ाम से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट करा दूँ, और आपको हर टॉपिक के अराउंड 15 to 20 क्वेश्चन मैं प्रोवाइड कर ही रही हूँ। 4 टॉपिक हुए हैं, चारों के मैंने 20 क्वेश्चन, मतलब 15 to 20 क्वेश्चन तो दिए ही हैं मैंने। तो इस हिसाब से आपके पास कितने क्वेश्चन हो गए टोटल? 60 क्वेश्चन तो हो ही गए होंगे, अगर 15 भी किए हैं तो। कुछ टॉपिक्स में ज़्यादा भी क्वेश्चन हुए हैं, ठीक है। तो इसमें तो 16 हुए, बाकी कुछ टॉपिक्स में 20 क्वेश्चन भी हमने किए हैं, 20 भी किए हुए हैं। तो वो वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो वो वीडियोस आप ज़रूर कंसीडर करें, ठीक है। एंड इसके अलावा हमारी एक प्रीवियस ईयर सीरीज़ थी जो हमने डिस्कस की थी, जिसमें हमने 2018 से लेके 2023 तक के सारे पेपर डिस्कस किए थे एज इट इज़, इंक्लूडिंग पैडागोजी। इसके नोट्स भी मैंने आपको प्रोवाइड किए थे। तो वीडियोज़ आप ज़रूर देखें, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह से हमें क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है पेपर में, ठीक है। तो ये वीडियोज़ आप ज़रूर देखना, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और आप अगर सर्च भी करते हो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बाय आरबी कौशल एकेडमी, तब भी आ जाएगा। और ये सारी चीज़ें जो पीपीटी हैं आपको मिलेंगी मेरे टेलीग्राम चैनल आरबी कौशल एकेडमी पे, तो इस चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया हो आज के टॉपिक में, आज की वीडियो में, तो आप मुझे कॉमेंट कर देना, उस टॉपिक को मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करा दूँगी। बाकी बस आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अच्छा हाँ, एक और बात बता दूँ, ये जो वीडियोस हैं आपको मिलती हैं मंडे, वेंसडे,
फ्राइडे। वीक में 3 दिन मिलते हैं, मंडे वेंसडे फ्राइडे। शाम को 5 बजे मिल जाएगी आपको वीडियो, शाम को 5 बजे, ठीक है। रिकॉर्डेड फॉर्म में ही होती हैं, अभी तक रिकॉर्डेड फॉर्म में ही कर रही हूँ, फिर आगे देखेंगे अगर लाइव करना होगा तो, ठीक है। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर।